नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआरबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर के मॉड्यूल ए को कम्प्लीटली रिवाइज कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले हम लोग पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं और इस कारण से जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कुछ कन्फ्यूजन आता है। और यदि हम बात करें बेसिक रूल्स की, तो जो फंडामेंटल रूल होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, वो हमारे एक्सपीरियंस पे, रीज़न पे, यूजेज पे, नेसेसिटी पे डिपेंड करता है, जो कि ब्रॉड वर्किंग रूल फॉर्म करता है सारे अकाउंटिंग एक्टिविटी के लिए। यदि हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करें तो दोस्तों देखिए, पहला आता है हमारा रिकॉर्डिंग स्टेज। तो इसके में क्या आता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और एक आता है हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट। उसके बाद दोस्तों यदि हम रिपोर्टिंग, ये तो हमारा रिकॉर्डिंग हो गया, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। यदि हम रिपोर्टिंग स्टेज की बात करें, देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फ्यूल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये सभी हमारे रिकॉर्डिंग स्टेज पे आते हैं, राइट। तो देखिए, टर्मिनोलॉजी का वेरिएशन होता है, बहुत सारे टर्म्स को यूज किए जाते हैं, राइट। तो जैसे कि हम लोग कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, पोस्टुलेट, प्रपोजिशन, इसको इन सभी को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। अब यदि हम अकाउंटेंसी के कंसेप्ट की बात करें, तो अकाउंटेंसी होता क्या है, बेसिकली ये सिस्टमेटिक नॉलेज होता है अकाउंटिंग का। इसमें हम लोग मेथड्स को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाए, कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाए, राइट। सो ये सभी चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग के माध्यम, अकाउंटेंसी के माध्यम से करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट को समझिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हम बात करें तो ये एक डॉक्ट्राइन होता है, जो कि हमारे अकाउंटिंग थ्योरी और अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे करंट प्रैक्टिस को गाइड करेगा और कन्वेंशन के सिलेक्शन को भी गाइड करेगा। अब इसके सवाल ये उठता है कि इसका सोर्सेज क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस से डिराइव होता है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस से, प्रोफेशनल स्टेटमेंट से और गवर्नमेंट रेगुलेशन से, इन सभी चीज़ों से ये डिराइव होता है। उसके बाद दोस्तों यदि पर्पस की बात करें, तो इसके थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करते हैं साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस का और प्रोसीड्यूर का, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटस और परफॉर्मेंस को रिपोर्ट कर सकें। चलिए, तो ये सब बेसिक जानकारी है। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेन कंसेप्ट है उसको हम लोग ये करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेसिक रूल्स आएगा, एजम्पशंस आएगा, प्रिंसिपल आएगा, जो कि फॉलो किया जाता है जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा कंटिन्यूटी और कंपैरेबिलिटी एंश्योर होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। पहला मेन कंसेप्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब कि ट्रांजेक्शन को हमें कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है, ये कहता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फिक्स एसेट है, उसको परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, अनरियलाइज गेन को इग्नोर करेंगे, जो कि वैसा गेन जो को हमें अभी तक रियलाइज नहीं किया उसको इग्नोर करना है, राइट। और फिर उसके बाद और एक पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। और एक पॉइंट है कि ऐसा आइटम जिसमें कोई कॉस्ट नहीं है, राइट, आइटम विदाउट कॉस्ट, उसको भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। आइटम विदाउट कॉस्ट आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट है कॉस्ट कंसेप्ट में, एक और पॉइंट है जो कि हमें क्लियर रखना है, वो है एसेट। एसेट को हम लोग ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। तो आपको ये वर्ड दिखेगा बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिसका ओरिजिनल परचेज प्राइस होता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो ये जो हमारा बुक वैल्यू है वो करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो एसेट का रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है, ओरिजिनल परचेज प्राइस पे होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। और डेप्रिसिएशन की हम बात करें तो डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा जो लॉन्ग लिव्ड एसेट है, ठीक है, उसका कॉस्ट जो है ओवर द टाइम कम होते जाता है, जिससे प्रॉफिट इंपैक्ट होता है। लेकिन ये हमारे मार्केट वैल्यू चेन से रिलेटेड नहीं होता है। तो मार्केट वैल्यू चेन से क्या रिलेटेड होता है, एसेट का वैल्यू रिलेटेड होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू चेन से रिलेटेड नहीं होता है। तो ये दो चीज़ पता होने चाहिए आपको। अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है। पहला हमने कॉस्ट कंसेप्ट की बात की कि ट्रांजेक्शन को हम लोग कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझे कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर। अब देखिए, इसमें एक और पॉइंट है जो कि डेप्रिसिएशन है कि किसी एसेट का जो कॉस्ट होता है उसको उसके यूजफुल लाइफ पे रिड्यूस करते हैं, ना कि उसे मार्केट वैल्यू में एडजस्ट करते हैं। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट का रेलेवेंस क्या है, तो इसके अंदर रेलेवेंस आता है, ऑब्जेक्टिविटी आती है, फिजिबिलिटी आती है, चाहे हमारा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस ही क्यों ना हो।
अब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये कहता है, ये है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये की पॉइंट है मॉनेटरी टर्म्स। तो अब देखिए, जैसे एक इसका एप्लीकेशन क्या है कि जैसे कुछ नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रोप्राइटर का हेल्थ हो गया, इन सभी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात है कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो डिफ्लेशन है, उसको एसेट के वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं। और ट्रांजैक्शन को हम लोग क्वांटिटेटिवली रिकॉर्ड करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को एसेट वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, और ट्रांजैक्शन को क्वांटिटेटिवली रिकॉर्ड करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का, कि हमारा बहुत सारे एसेट के लिए हमारा डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा, जो कि मनी रहेगा, जिससे हमारा कंपैरिजन करने में आसान होगा। लिमिटेशन ये है कि कुछ नॉन मॉनेटरी वाइटल फैक्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और ये एज्यूम करता है कि हमारा करेंसी का वैल्यू भी स्टेबल रहेगा। लेकिन आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट पड़ता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो यही तो पूरा चैप्टर है। चलिए, तो कुछ हमारे डिमेरिट भी हैं इसके, हमारे जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है उसके। तीसरा जो कंसेप्ट है वो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। ये क्या कहता है कि ये प्रोप्राइटर का जो एंटिटी है उसको बिजनेस के ट्रांजैक्शन से सेपरेट करता है। जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है कि आप जैसे देखिए, प्रोप्राइटर का विड्रॉल हो गया, उसको हम लोग ड्राइंग के रूप में ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट एक लायबिलिटी है, लॉस एक एसेट है। बिजनेस परफॉर्मेंस को एसेस किया जाएगा रेवेन्यू और एक्सपेंस के माध्यम से। और ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यूजफुल कब होता है, लिक्विडेशन के दौरान यूजफुल होता है, जब हम पे आउट को डिटरमाइन करें। तो ये सभी 4 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से रिलेटेड। डिस्टिंक्शन क्या है, कहता ये है कि बिजनेस और ऑनर जो है सेपरेट एंटिटी होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पाएंगे। इसका लीगल इंप्लीकेशन क्या है कि लीगल इंप्लीकेशन ये है कि खासकर ये लिमिटेड कंपनी में क्लियर रहता है, स्पेशली मोर क्लियर इन लिमिटेड कंपनी, और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में कम यूज होता है इसका। अब उसके बाद जो हमारा चौथा कंसेप्ट आता है वो होता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू को रियलाइज तभी किया जाएगा जब गुड्स का ऑनरशिप जो है बायर को पास होता है, जो कि लायबल होता है। ऑब्वियसली बात है, लायबिलिटी किसकी होगी पे करने की, जो खरीद रहा है उसी की होगी ना। तो जब भी ऑनरशिप गुड्स का ऑनरशिप जो है पास हो जाता है बायर को, तभी रेवेन्यू रियलाइज होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो ऐसा करना है कि जो हमारे फ्यूचर इनकम है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जो गुड्स बेचा जा रहा है अप्रूवल पे, उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रेवेन्यू का रिकॉग्निशन तभी होगा जब अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो या नियरली कंप्लीट हो। तो ये 3-4 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस फॉरवर्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है, लेट्स डिस्कस। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन का ना डबल इफेक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए नाम रखा गया है इसका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 50,000 में, तो इसमें एक एसेट क्रिएट हुआ यानी कैश क्रिएट हुआ, राइट, और एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ कैपिटल के रूप में 50,000 का। तो यही चीज़ समझना है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का दोनों एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट भी होगा, एक क्रेडिट भी होगा। तो आप बिजनेस जो है 50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एसेट तो क्रिएट हुआ कैश के रूप में, लेकिन एक लायबिलिटी भी क्रिएट हुआ 50,000 के रूप में कैपिटल का, राइट। तो यही होता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं एफ नंबर पॉइंट, जो कि है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये क्या कहता है कि जो हमारे इमटेरियल आइटम होते हैं ना, इमटेरियल आइटम को हम लोग एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करेंगे उस पीरियड में जब हमने उसे एक्वायर किया। इसका एप्लीकेशन क्या है, स्टेशनरी आइटम, यानी हम इंटायर कॉस्ट को हम लोग ट्रीट करेंगे कैसे, इंटायर कॉस्ट को हम लोग ट्रीट करेंगे एक्सपेंस के रूप में, राइट। और चाहे मान लीजिए कुछ अनयूज भी क्यों ना रह जाए, इसका ये एप्लीकेशन है कि हमारे जो इमटेरियल आइटम है उन्हें हम लोग खर्चा के रूप में ट्रीट करेंगे जिस पीरियड में वो एक्वायर किया गया। जजमेंट क्या होता है कि हम मटेरियल को इमटेरियल इवेंट से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, राइट। तो ये पॉइंट है। अब दोस्तों यदि हम बात करें कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की, राइट,
कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, तो ये मेटेरियलिटी आपको समझ में आ गया ना कि इमेटेरियल आइटम को हम लोग खर्चे के रूप में ट्रीट करते हैं, राइट। अब देखिए ये जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आप सारे पोटेंशियल लॉस को रिकॉर्ड कीजिए, हमारे जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसको इग्नोर कीजिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। जो हम ऐसा प्रॉफिट जो एंटिसिपेट कर रहा है, अभी तक मिला नहीं है, अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो इसका एप्लीकेशन की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि डॉटफुल डेट है उसका प्रोविजन हो, कंटिजेंस रिजर्व का क्रिएशन हो, स्टॉक को वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट या मार्केट वैल्यू के लोअर वैल्यू पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो कि सरेंडर वैल्यू पे शो किया जाए बैलेंस शीट में। ये सभी हमारे एग्जांपल्स है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के, ठीक है। यानी आप सारे के सारे पोटेंशियल लॉसेस को रिकॉर्ड कीजिए, प्रॉफिट को इग्नोर कीजिए, डॉटफुल डेट का प्रोविजन, कंटिजेंसी रिजर्व्स के का क्रिएशन, स्टॉक को वैल्यू किया जाए लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अब एक आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि एक मेथड होता है रिकॉर्ड करने का, रिपोर्ट करने का जो मेथड होता है वो कंसिस्टेंटली फॉलोड होना चाहिए। कोई भी चेंज आए उसका इम्पैक्ट को आप डिस्क्लोज कीजिए। इसके एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो कंसिस्टेंट मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, इसको यूज किया जाएगा। एक तो डेप्रिसिएशन में इसका यूज होता है कंसिस्टेंट मेथड में, यानी हम एसएलएम यूज करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वही कहता है कि जो आपका रिकॉर्डिंग का मेथड है, रिपोर्टिंग का मेथड है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और ट्रेड डिस्काउंट में इसका यूज होता है कि हम जो है अलग अलग मेथड का यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। इसकी यदि इंपॉर्टेंस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी कन्वेंसी, तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, तो मान लीजिए कि हमारा जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसके कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करेगा अलग अलग पीरियड में, मैनिपुलेशन को अवॉइड करेगा, ठीक है। ये सभी इसके एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न एंटिटी की। गोइंग कंसर्न एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि ये एज्यूम करता है कि बिजनेस जो है ऑपरेट करेगा इंडेफिनेटली जब तक कोई एविडेंस ना हो, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये हुआ कि जब तक कोई एविडेंस नहीं हो तो बिजनेस वैसे ही ऑपरेट करेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको वैल्यूएशन करना है, एलोकेशन करना है अकाउंटिंग में, वहाँ पे बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट में स्प्रेड करते हैं, राइट। तो ये किस बेसिस पे करते हैं, जब आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है तभी तो। अब देखिए एक IND AS 1 का गाइडेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be prepared on an going concern basis unless liquidation or cessation is intended or unavoidable. Disclosure is required. चलिए, तो ये हमारा कहलाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब हमारा आता है डबल एंट्री सिस्टम। देखिए दोस्तों, दो प्राइमरी सिस्टम होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रखने का, एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि इस तरह के कंटेंट को आपके PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स को अवेल कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें मुझे इस नंबर पर। हमारे पास कैप्सूल कोर्स के अंदर व्हाट टू स्टडी PDF, इस तरह के शॉर्ट नोट्स और क्विजेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कुछ अवेलेबल है। मात्र 60 रुपीज़ में आपको अवेल हो जाएगा। तो हम लोग डबल एंट्री कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कि ये टाइम सेविंग होता है, इकोनॉमिकल होता है, ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। उसके बाद ये अनसाइंटिफिक है, इनकम्प्लीट है। कुछ ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं और दूसरे को पार्शली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन का जो पर्सनल आस्पेक्ट होता है केवल उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, रियल और नॉमिनल आस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आप पूछेंगे कि रियल नॉमिनल क्या होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये क्या है कि इनकम्प्लीट है, अनसिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इसलिए रिलायबल नहीं होता है। स्मॉल बिजनेसेस इसे यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट को बात करें जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्रत्येक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है और दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा इसीलिए नाम रखा गया है डबल एंट्री। और मैंने आपको बताया था ना कि हर जैसे आप जो है एग्जांपल के तौर पर आप बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एसेट में आपका कैश क्रिएट हो रहा है 50,000 का और लायबिलिटी में आपका 50,000 का कैपिटल क्रिएट हो रहा है, राइट। तो वही कहा रहा है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए एक अकाउंट को डेबिट करना है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को इंश्योर कर रहे हैं, एक रिसीविंग और एक गिविंग, राइट। अब एक पॉइंट पे आ जाइए जिसको हम लोग समझते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन। इसको समझिए क्या होता है ये। देखिए दोस्तों, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी कीजिए जब कोई सेल किया जाए। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन अ सेल इज मेड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलिए प्रिंसिपल है। रियलाइजेशन रिक्वायरमेंट की क्या बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी कीजिए जब कैश रिसीव्ड हो। तो हमारे पास मान लीजिए कि कैश रिसीव्ड हो या कस्टमर एज्यूम कर रहा है लीगल ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज रिसीव्ड और अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इज एज्यूम बाय द कस्टमर,
ठीक है, तभी तभी हमारा ये इसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन रिक्वायरमेंट। अब देखिए एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट प्रिवेंशन और प्रॉफिट इन्फ्लेशन। तो ये क्या करता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसे ये प्रिवेंट करता है, राइट। So what does it does? It prevent inflating profit by avoiding recognition of expected income or gain. तो ये होता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज कीजिए जब सेल होता है, दिस इज व्हाट इट सेज, राइट। अब एक हमारा आता है एक्रूअल एंड कैश बेसिस। ये क्या होता है समझिए। एक्रूअल बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि दोस्तों यही कंसेप्ट ना आपको जब आप एनपीए पढ़े होंगे वहाँ भी आएगा। देखिए एनपीए भी कहा जाता है कि एक्रूअल और किस बेसिस पे करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है ये है कि आपका जो कैश रिसीट है और जो राइट टू रिसीव होता है इसके बीच में डिस्टिंक्शन होता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है। और जो कैश पेमेंट है और जो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे है इसके बीच का जो डिस्टिंक्शन है उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इसमें कहना ये है इसका कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी कीजिए जब ये अर्न हो, ठीक है, चाहे कैश रिसीट का टाइमिंग कुछ भी क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपने गुड्स बेचा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, चाहे कैश आपको बाद में मिले। तो वही होता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी करना है जब गुड्स बेचा गया। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए आज कुछ सामान बेचा तो अभी आप उसको लिख दीजिए कि हाँ मेरा रेवेन्यू हो गया। यही कहता है एक्रूवल कंसेप्ट। पैसा मिला ना मिला वो बात की बात है, वो तो बाद में मिलने वाला, अभी तो मिला भी नहीं है हमको। लेकिन ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपने चूंकि बेच दिया है तो आप उस रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसी तरह एक्सपेंस के बारे में क्या कहता है ये, एक्सपेंस के बारे में कहता है कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड कीजिए जब आपको खर्चा हुआ, ठीक है, चाहे कैश पेमेंट आपने बाद में ही क्यों न किया हो। जैसे मान लीजिए कि आपने आज जो है फ्रिज खरीद लिया, ठीक है, आप बोले कि हम 10 दिन बाद पैसा देंगे, तो खरीदा तो आप आज ना, तो इसीलिए एक्रूअल कंसेप्ट कहेगा कि आज का आज ही आप इसे क्या करें, रिकॉग्नाइज कर लें, रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है। तो यही होता है हमारा एक्रूवल कंसेप्ट। और दोस्तों ये जो हमारा एनपीए वाला टॉपिक है ना उसमें कहा जाता है कि आपको एक्रूवल कंसेप्ट पे नहीं फॉलो करना है, आपको रियल कंसेप्ट फॉलो करना है, तभी रिकॉग्नाइज कीजिए जब आपको, मतलब किसी भी अकाउंट को एनपीए तभी मानिए, ये एनपीए से बाहर तभी निकालिए जब आपका एक्चुअल पैसा मिल जाए। ये नहीं कि हमको फ्यूचर में मिलने वाला है तो हम उस पर जो है एक्रूवल बेसिस पे बिल्कुल नहीं कंसेप्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। यदि हम की फीचर की बात करें, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के की फीचर की बात करें, तो दोस्तों इसका कहना यह है कि बेस्ड ऑन व्हेन इट इज अर्न नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि यही होता है हमारा एक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। एक्रूवल कंसेप्ट इसे ही बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका बहुत यूजफुल है। अब यदि ये सब मैंने आपको बताया, अब एक होता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, मतलब कॉस्ट को हम लोग रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करते हैं ताकि पीरियोडिक इनकम को पता लगा सकते हैं। और फिर एक आता है हमारा कंटिन्यूअस रिव्यू, कॉस्ट को इनकम से चार्ज नहीं किया जाता, कॉस्ट नॉट चार्ज टू इनकम आर कैरिड फॉरवर्ड एंड पीरियोडिकली रिव्यूड। एक होता है हमारा लॉस रिकॉग्निशन, जो कॉस्ट जिसके पास कम यूटिलिटी होगा या फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल कम होगा उसको लॉस के रूप में राइट ऑफ करते हैं। अब एक पॉइंट पे हम लोग आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, तो बेसिकली हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होता है ताकि हम देख सके कि हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग, यानी हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि एसेसमेंट कर सकें कि हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग मैंने आपको अभी समझाया था कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन का 2 अकाउंट को इंपैक्ट करेगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ये है बुक कीपिंग का कि हम रिकॉर्ड को परमानेंटली, हम ट्रांजेक्शन को परमानेंटली रिकॉर्ड करें और इनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है वेल्थ पे उसे डिमॉन्स्ट्रेट करें। अब हम लोग जनरल पे आते हैं। जनरल का पर्पस क्या है वो समझ लीजिए। प्राइमरी रिकॉर्ड करना, यानी सारे ट्रांजेक्शन का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग करेगा जनरल। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है डेबिट और क्रेडिट, ये बताएगा कि कैसे अकाउंट अफेक्ट होगा प्रत्येक ट्रांजेक्शन से। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या हुआ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा ट्रांजेक्शन का क्लैरिटी के लिए। तो ये सब बेसिक पर्पस है। मैंने प्राइमरी रिकॉर्ड समझा दिया, डेबिट एंड क्रेडिट बता दिया और नैरेटिव डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस जर्नल, पहला आता है हमारा लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो एक कॉलम होता है जिसके अंदर हम लेजर रेफरेंस को इंडिकेट करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड, यानी इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन डिटेल होंगे जो कि अकाउंट बैलेंस के डिटर्मिनेशन को हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड। इट कंटेन्स ऑल ट्रांजैक्शन डिटेल विच फैसिलिटेट अकाउंट बैलेंस डिटर्मिनेशन। यदि हमें अकाउंट को बैलेंस को पता लगाना है तो उसके लिए जर्नल बहुत हेल्पफुल होता है। तो पहले तो मैंने स्ट्रक्चर की बात की, लेजर फोलियो यानी एक कॉलम होता है जिसके अंदर लेजर रेफरेंस को इंडिकेट करते हैं और इसके अंदर सारा ट्रांजैक्शन डिटेल होगा जिससे हम अकाउंट बैलेंस को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कैश बुक की यदि हम बात करें तो कैश बुक का पर्पस ये है कि सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, चाहे रिसीट हो चाहे पेमेंट हो। इसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड में डिवाइड करते हैं, जैसा कि लेजर अकाउंट होता है वैसा ही। इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्यूरेसी होता है कि हमारा सारा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होता है। फाइनेंशियल कंट्रोल मिलता है हमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है।
ये पार्टिकुलर हमारा कैश बुक। तो अभी हमने कैश बुक की बात की, इससे पहले हमने जर्नल की बात की। प्राइमरी रिकॉर्ड है, डेबिट क्रेडिट शो किया जाएगा। लेजर फोलियो एक कॉलम होता है जिसके अंदर हम लोग लेजर रेफरेंस को इंडिकेट करते हैं। अब देखिए पॉइंट पे बात करते हैं कि अकाउंट का पर्पस क्या है, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करें अकाउंट में ताकि हम उसके डिटेल को ट्रैक कर सकें। तो अकाउंट एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है एक ट्रांजैक्शन का, चाहे वो पर्सन हो, फर्म हो, थिंग हो, इनकम हो या एक्सपेंस हो, राइट। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मल रिकॉर्ड है। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए जिसमें हम लोग एक अकाउंट के एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आता है हमारा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए कैश अकाउंट में क्या होता है कि हमारा कैश रिसीट को ट्रैक करेगा, पेमेंट को ट्रैक करेगा और रिमेनिंग बैलेंस को ट्रैक करेगा, ये पार्टिकुलर कैश अकाउंट। दूसरा आता है हमारा कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट जो है ना, स्पेसिफिक कस्टमर्स के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे ट्रैक करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर अकाउंट। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है अकाउंट के। कैश अकाउंट में कैश रिसीट, कैश पेमेंट, रिमेनिंग बैलेंस, कस्टमर अकाउंट में ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शन की हम बात करें तो सेपरेट अकाउंट को क्रिएट किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जैसे एसेट के लिए अलग, लायबिलिटीज के लिए अलग, ऑनर सिक्योरिटी के लिए अलग, रेवेन्यू के लिए अलग और एक्सपेंस के लिए अलग। तो फॉर एवरी कैटेगरीज देयर आर सेपरेट अकाउंट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। अब यदि डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट की बात करें तो प्रत्येक अकाउंट का दो साइड होता है, डेबिट लेफ्ट में होगा, क्रेडिट राइट में होगा। ट्रांजेक्शन को हम लोग डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे इन सभी साइड में। एक होता है हमारा डबल एंट्री कंसेप्ट। प्रत्येक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट है, एक वैल्यू रिसीव करना और वैल्यू देना। तो डेबिट और क्रेडिट रिफ्लेक्ट करता है इन सभी एस्पेक्ट को। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है वो समझ लीजिए। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है कि आप जो है जो वैल्यू के रिसीवर हैं उन्हें डेबिट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने गुड्स को उधार पे लिया, जो वैल्यू के गिवर हैं उन्हें क्रेडिट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सप्लायर को कैश पे किया, ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। फिर कहता है कि रियल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कीजिए, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि आपने कैश पे किया फर्नीचर के लिए तो कैश को क्रेडिट कीजिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। अब इस रूल को कैसे अप्लाई करें, तो आप एप्रोप्रिएट रूल को यूज कीजिए। अकाउंट के टाइप को पहले समझिए, उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट रूल को यूज कीजिए। अब मान लीजिए कि ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि अलग अलग अकाउंट टाइप को अफेक्ट कर रहा है, तो आप रेलेवेंट पार्ट ऑफ रूल को कंबाइन कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो सैलरी आपको पता ही है कि ये हमारा क्या है, सैलरी आपको पता है कि दिस इज आवर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो और कैश अकाउंट आपको पता है रियल अकाउंट होता है, राइट। तो आप क्या कीजिए कि नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि डेबिट एक्सपेंसेस, राइट। तो एक्सपेंसेस सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्लाई डेबिट एक्सपेंसेस, राइट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है, आप सैलरी पे कर रहे हैं ना, तो सैलरी आपके लिए तो एक्सपेंस हुआ, आपको सैलरी मिल नहीं रहा है, आप सैलरी अपने एम्प्लॉय का पे कर रहे हैं, राइट। तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस हो गया ना, तो एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है, तो डेबिट कर लीजिए सैलरी अकाउंट को। और चूंकि कैश आपसे जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। तो ओवरऑल कहा जाए इन सभी रूल को समझना बहुत जरूरी है एक्यूरेट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग के लिए। अब एक होता है डेबिट और क्रेडिट का सिग्निफिकेंस क्या है, कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा चाहे जब ऑब्लिगेशन अराइज हो, फिजिकल मूवमेंट हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बोरोइंग, आप पैसा बोरो कर रहे हैं तो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ ना कि आप उसे इंटरेस्ट के साथ रीपे करेंगे। इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और लैंडर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, चाहे हमने कैश पे किया हो कि ना किया हो, समझ रहे हैं। तो इंटरेस्ट को ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। समझिए वही होता है कि यही मैंने आपको एक्रूअल कंसेप्ट बताया ना कि ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉग्नाइज करना है जैसे ही हमारा ऑब्लिगेशन अराइज होता है। ये नहीं कि हमारा फिजिकल मूवमेंट जब हम कैश एक्चुअल देंगे, जैसे आप इंटरेस्ट पेमेंट करना है, आपने लोन लिया आपको, तो आपको इंटरेस्ट को पहले कैसे रिकॉर्ड कीजिएगा, तो पहले आप क्या कीजिएगा कि इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, खर्चा है। इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस टू यू, दैट्स व्हाई यू विल डेबिट योर इंटरेस्ट अकाउंट। और जो लैंडर्स का अकाउंट है जिसको आपको इंटरेस्ट देना है, तो वो पर्सनल अकाउंट है ना, क्रेडिट द गिवर, राइट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नियम लागू होता है। तो चाहे आपने कैश ना दिया हो, लेकिन उससे पहले ही आपको क्या कर लेना है कि इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देना है, लैंडर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। और जब आप कैश पेमेंट कर देंगे तो आप क्या करेंगे, लैंडर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया है ना, ठीक है। तो कैश पेमेंट तो वहाँ पे वो रिसीवर हो गया, लैंडर तो वो रिसीवर हो गया, इसीलिए उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे, कैश हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है, कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा। तो ये चीज़ शो करना है।
समझ में आ रहा है? यही होता है, इसी प्रकार से हम लोग ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारा आता है डेबिट और क्रेडिट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है अकाउंट पे। देखिए सिंपल सी बात है कि यदि हमारा पर्सनल अकाउंट है और यदि हमारा डेबिट हो रहा है तो वो क्या करेगा कि बिजनेस में जो उधार लिया गया है वो बढ़ा देता है, यदि नया अकाउंट है, या एग्जिस्टिंग डेब्ट को बढ़ा देगा। यदि आपका मान लीजिए कि पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट आउट बाय द बिजनेस, देखिए एक होता है उधार बिजनेस ने जो दिया और एक होता है उधार बिजनेस ने जो लिया, वो बढ़ जाता है यदि क्रेडिट बढ़ता है तो। यदि रियल अकाउंट की बात करें और रियल अकाउंट में मान लीजिए कि हमारा डेबिट हो रहा है तो डेबिट के केस में क्या होगा कि या तो वैल्यू बढ़ेगा या एसेट का क्वांटिटी बढ़ेगा, और क्रेडिट के केस में क्या होगा या तो वैल्यू घटेगा या क्वांटिटी का या एसेट का क्वांटिटी घटेगा। राइट तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। यदि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हो तो एक्सपेंस या लॉसेस बढ़ेगा, इनकम और प्रॉफिट घटेगा। क्रेडिट हो इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस और लॉसेस घटेगा। राइट तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इन सभी इम्पैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कैश बुक की बात करें तो कैश बुक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है, उसे क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करता है। तो कैश बुक एक जर्नल की तरह भी काम करेगा और लेजर की तरह भी काम करेगा, दोनों तरह काम करता है। इट वर्क्स एज ए जर्नल ऑल्सो एंड इट वर्क्स एज ए लेजर ऑल्सो। राइट तो दोनों तरह काम करता है हमारा ये पार्टिकुलर कैश बुक। यदि हम कैश बुक के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला क्या है कि ये केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेगा। डेबिट साइड में कैश रिसीट आएगा, क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट आएगा, यानी ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है जिसको हम लोग कैश साइड बोलते हैं। यदि हम टाइप ऑफ कैश बुक की बात करें तो पहला आता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ कैश बुक होता है। इसमें कहता है कि सारे कैश रिसीट को डेबिट कीजिए, सारे कैश पेमेंट को क्रेडिट कीजिए। ठीक है, ये इसका बेसिक नियम है। अब देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करें, यदि सिंपल कैश बुक के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है डेट यानी कौन सा डेट, ट्रांजैक्शन डेट। फिर आता है हमारा पार्टिकुलर यानी ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट नेम इन्वॉल्व है, इसको हम लोग पार्टिकुलर कॉलम में डालते हैं। फिर आता है हमारा लेजर फोलियो यानी कि पेज नंबर आता है कि एंट्री को पोस्ट करने का पेज नंबर क्या है। फिर आता है हमारा आर नंबर मतलब क्या होता है, रिसीट नंबर, यानी हम रिसीट नंबर को रिकॉर्ड करते हैं हमने जितना कैश रिसीव्ड किया, ठीक है, उसका रिसीट नंबर क्या है। फिर आता है हमारा वी आर नंबर क्या होता है, भाउचर नंबर। तो भाउचर नंबर क्या होता है कि हम कैश जो हमने पे किया है उसका भाउचर नंबर को रिकॉर्ड करते हैं। वी रिकॉर्ड भाउचर नंबर फॉर कैश पेड। तो यही सभी चीज़ इंक्लूडेड होते हैं हमारे कैश बुक में। फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, रिसीट नंबर, भाउचर नंबर। अब देखिए कैश ट्रांजेक्शन को यदि हमें रिकॉर्ड करना है तो डेबिट साइड में रिसीट लिखेंगे। क्या लिखेंगे डेबिट साइड में, रिसीट। मैंने पहले बताया। तो आप टू कॉलम को यूज करेंगे, पार्टिकुलर कॉलम में। अब एक कितना अमाउंट रिसीव हुआ उसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको रमेश से 500 रुपया मिला तो क्या लिखेंगे आप, टू रमेश 500। समझ में आया? तो डेबिट साइड में हम लोग टू वर्ड को यूज करते हैं। देखिए आप लोग ये सब बात जानते हैं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो, सो दैट यू कैन रिवाइज द इंटायर कंटेंट ऑफ मॉड्यूल ए इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और यही हमारा कैप्सूल कोर्स का मेन मकसद होता है कि आपको कंप्लीट कंटेंट को कम समय में रिविजन करने दिया जाए। चलिए अब हम क्रेडिट साइड की यदि हम बात करें, इसको पेमेंंट साइड भी कहा जाता है। तो यहाँ बाई को यूज करते हैं पार्टिकुलर कॉलम में। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि हम जो है रिलेवेंट अकाउंट को लेजर में डेबिट करेंगे। राइट, जैसे कि रेंट अकाउंट है तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट रिसीव, और क्रेडिट साइड में जो हमें अमाउंट हमने पे किया है, ये जो अमाउंट हमने पे किया है उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपने रेंट पे किया तो आप वहाँ लिख देंगे बाय रेंट, तो यहाँ बाय वर्ड को यूज किया जाएगा। तो पार्टिकुलर कॉलम में बाय यूज करेंगे। ठीक है, और जो देखिए सिंपल सी बात है, डेबिट मतलब कि डेबिट यानी कि आपने जो अमाउंट रिसीव किया, और रिसीट को डेबिट बोलते हैं, और क्रेडिट साइड मतलब कि पेमेंट होता है। अब सवाल है कि रिकॉर्डिंग का सोर्स क्या है। तो रिसीट साइड का यदि यानी डेबिट साइड का जो आपका रिकॉर्डिंग है उसका सोर्स है आपका जो रिसीट है और कैश मेमो है, और जो पेमेंट साइड है उसमें भाउचर और चेक काउंटर फाइल है, वहाँ से आप रिकॉर्ड करेंगे। राइट, यही है सोर्सेज ऑफ रिकॉर्डिंग। अब सवाल है कि जनरल तो आप समझ गए, ठीक है, आप लेजर में कैसे पोस्टिंग करें। तो कैश बुक के केस में यदि हम बात करें तो ये कैश अकाउंट की तरह भी काम करेगा लेजर के रूप में। लेजर में जो कैश अकाउंट होता है वो कैश बुक ही काम करता है। तो आप क्या कीजिए कि जो रिलेवेंट अकाउंट है उसको लेजर में क्रेडिट कर दीजिए। कैसे क्रेडिट करेंगे, बाय कैश अकाउंट, और एक सेपरेट पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कैश अकाउंट ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। राइट, अब यदि हम कैश बुक को बैलेंस की बात करें तो डेबिट साइड का हायर बैलेंस होता है क्योंकि आपको कैश ज़्यादा रिसीव्ड हो रहा है एज कम्पेयर टू पेमेंट। तो आपको यदि अकाउंट को क्लोज करना है तो डेबिट बैलेंस को रिकॉर्ड कीजिए पेमेंट साइड में, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड ऑन, ये वर्ड को ऐड कीजिए, और कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डेबिट साइड, मतलब अगले डेबिट साइड में आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड।
ठीक है। तो यही होता है कि कैश बुक में डेबिट साइड का यूजुअली ज़्यादा बैलेंस होता है। इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, ये वर्ड लिख देंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस। और फिर जब अगला स्टार्ट करेंगे अगले डेबिट साइड को, तो वहाँ लिख देंगे टू ओपनिंग बैलेंस। बैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी यदि हमारा स्मॉल बिजनेस है तो मंथली होगा, लार्ज बिजनेस है तो डेली होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं टू कॉलमनर कैश बुक। अभी हमने सिंगल कॉलमनर की बात की, तो यहाँ पे दो कैश कॉलम होगा, एक रिसीट के लिए होगा, एक पेमेंट के लिए होगा। अभी तक हमने एक ही कैश कॉलम की बात की थी, सिंगल कॉलमनर। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट कॉलम भी दो होगा, एक डिस्काउंट जो हमें मिला और डिस्काउंट जो हमने अलॉ किया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो अब देखिए, डिस्काउंट कॉलम इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होता है, लेजर अकाउंट में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब देखिए, जो हमारा डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड में क्या आएगा कि हमने डिस्काउंट जो अलॉ किया, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा कि हमने जो डिस्काउंट रिसीव किया। सेपरेट डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलॉट अकाउंट को मेंटेन किया जाता है लेजर में, राइट। तो यही डिफरेंस है हमारे सिंगल कॉलमनर और डबल कॉलमनर में, कि वहाँ भी हमारे पास एक रिसीट था और एक पेमेंट था। रिसीट यानी डेबिट साइड, पेमेंट यानी क्रेडिट साइड, यहाँ भी हमारा है। लेकिन यहाँ पे दो कॉलम और ऐड हो गया, जिसको हम लोग डिस्काउंट अलॉ और डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहे हैं। एक होता है हमारा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है दोस्तों, इसके थ्रू हम लोग स्मॉल फ्रिक्वेंट पेमेंट जो कि बिजनेस कर रही है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट को समझिए कि मेन कैश बुक जो है ना, कम्बरसम हो जाता है इन सभी ट्रांजेक्शन के, इसीलिए जो पेटी कैशियर होते हैं ना, वही इसे मेंटेन करते हैं। यदि इसके टाइप्स की बात करें तो पहला आता है हमारा सिंपल पेटी कैश बुक। इसकी ये जो है हमारा कैश बुक से सिमिलर होता है, जिसमें दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो अब देखिए, ये डेबिट साइड क्या करेगा, तो डेबिट साइड जो है मेन कैशियर से हमें कितना पैसा मिला उसको रिकॉर्ड करेगा। सो डेबिट साइड रिकॉर्ड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द मेन कैशियर। और क्रेडिट साइड क्या करेगा कि जितने भी पेटी कैश पेमेंट हमने किए हैं उसको रिकॉर्ड करेगा। समझ में आया दोस्तों आपको ये बात? मैं फिर से आपको उसे रिपीट कर दूं, पेटी कैश बुक का दो साइड होता है, दो टाइप होता है। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, जो कि हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड से सिमिलर होता है। और डेबिट साइड में, अब मैंने आपको पहले बताया था कि डेबिट साइड के अंदर हमारा जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिकॉर्ड होगा, और क्रेडिट साइड में हमने जो कैश पेमेंट किया है वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। और एक होता है हमारा कॉलमनर पेटी कैश बुक। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एडिशनल कॉलम होते हैं पेमेंट साइड के लिए, कॉमन एक्सपेंस कैटेगरी के लिए, जैसे हमारा कन्वेंस हो गया, टी हो गया, ये सब हमारे कुछ कॉमन एक्सपेंस होते हैं, उसके लिए कॉलमनर साइड होता है। तो इसलिए क्या फ़ायदा ये है कि हमारे फ्रीक्वेंट लेजर पोस्टिंग के नीड को कम करता है ये, और हमें पेटी कैश स्पेंडिंग का एनालिसिस प्रोवाइड करता है। तो इसका एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डीआर लिख दिया, सीआर लिख दिया, अमाउंट रिसीव, डेट डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, एक होता है सीबीएफ। ये क्या होता है, कैश बुक फोलियो। तो हमारा जो पेज नंबर होता है ना मेन कैश बुक में, जहाँ पे पेटी कैश पेमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, उसको सीबीएफ बोलते हैं। और एक होता है लेजर फोलियो, यानी कि पेटी कैश पेमेंट का एंट्री करने के लिए लेजर फोलियो। देखिए, इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारे चीफ कैशियर होते हैं वो एक एडवांस दे देते हैं पेटी कैशियर को, ठीक है। पेटी कैशियर क्या करता है, पेमेंट को रिकॉर्ड करता है बुक में, पीरियडिकली रिकॉर्ड करेगा, बुक को बैलेंस किया जाएगा, वाउचर को सबमिट किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और यदि जरूरत हो तो चीफ कैशियर एक नया एडवांस ही प्रोवाइड करता है। अब इसमें एक आता है इम्प्रेस सिस्टम, सबसे पॉपुलर पेटी कैश सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट है, इसको हम लोग इम्प्रेस्ड बोलते हैं, वो पेटी कैशियर को दे दिया जाता है एक पीरियड के लिए, यानी एक महीने के लिए। और जो पेटी कैशियर है वो इम्प्रेस से खर्चा करता है और वाउचर सबमिट करता है वेरिफिकेशन के लिए एट द एंड ऑफ पीरियड। तो ये जो चीफ कैशियर है वो क्या करेगा, रिम्बर्स करेगा एग्जैक्ट अमाउंट जो खर्चा हुआ है, और इम्प्रेस्ड अमाउंट को कांस्टेंट रखेगा। समझे, इम्प्रेस्ड अमाउंट फिक्स होता है जो कि पेटी कैशियर को दे दिया जाता है, और पेटी कैशियर इम्प्रेस्ड खर्चा करता है, वाउचर सबमिट करता है वेरिफिकेशन के लिए, और जो चीफ कैशियर है वो रिम्बर्स कर लेता है एग्जैक्ट अमाउंट जो खर्चा हुआ है, इम्प्रेस्ड अमाउंट को कांस्टेंट रखता है। इसका फायदा क्या है इम्प्रेस सिस्टम का, कि चीफ कैशियर का वर्कलोड कम होता है, पेटी कैश के मिसयूज का रिस्क कम होता है, और अप टू डेट रिकॉर्ड रहता है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है जो जर्नल के बारे में बात करें। जर्नल क्या होता है कि हमारा पहला बुक ऑफ एंट्री होता है ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड किया जाता है। इसका यूज करके हम लोग सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या केवल उसके लिए जिनके पास स्पेशलाइज्ड जर्नल हो। और जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जर्नल में। जर्नल का फॉर्मेट की बात करें तो पहले डेट आएगा, फिर पार्टिकुलर आएगा, फिर लेजर फोलियो आएगा, उसके बाद हमारा अमाउंट आएगा, जितना अमाउंट डेबिट करना है, कितना अमाउंट क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले डेट आएगा, फिर आप देखिए डेबिट अकाउंट नेम लिखिए, फिर डीआर लिखिए, एब्रिविएशन यूज किया जाता है राइट साइड में, 2 लिखिए अगले लाइन में, और क्रेडिट अकाउंट नेम लिखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए, नरेशन डालिए अकाउंट के टाइटल के नीचे। लेजर फोलियो पेज नंबर होता है एंट्री को पोस्ट करने के लिए, ठीक है। अमाउंट डेबिटेड अपोजिट डेबिट अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड अपोजिट क्रेडिट अकाउंट,
ठीक है। तो जनरल में यदि आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो पहले आप ट्रांजेक्शन को एनालाइज कीजिए कि अफेक्टेड अकाउंट कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर आप अकाउंट के टाइप को डिसाइड कीजिए कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, किस तरह का अकाउंट है, इसके टाइप्स को आप डिसाइड कीजिए। उसके बाद आपने अकाउंट के टाइप को डिसाइड किया, फिर आप इंश्योर कीजिए कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो, कंपाउंड एंट्री अलॉट होता है, ठीक है। मल्टीपल पेजेस के लिए क्या कीजिए, टोटल CF कैरी फॉरवर्ड को यूज़ कीजिए, टोटल BF ब्रॉड फॉरवर्ड को यूज़ कीजिए, और ग्रैंड टोटल जो है आपके लास्ट पेज में होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम कंपाउंड जनरल एंट्री की बात करें तो ये क्या करता है कि जो हमारे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं सेम डे के, उसे कंबाइन करता है। जैसे मान लीजिए सैलरीज हो गए, वेजेज हो गए, स्टेशनरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है। तो ये सभी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सेम डे से, उसको कंबाइन करना। और अब देखिए जनरल एंट्री का कुछ टिप्स है होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट आर द टिप्स फॉर जनरल एंट्री। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गोल्डन अब आप अकाउंट के टाइप को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। अकाउंट के टाइप को आइडेंटिफाई करने के बाद ओके, अकाउंट के टाइप को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आप गोल्डन रूल को अप्लाई कीजिए। डेबिट और क्रेडिट का जो हमारा गोल्डन रूल होता है उसे आप अप्लाई कीजिए। और उसके बाद डेट डालिए, नरेशन डालिए पार्टिकुलर कॉलम में, फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट डालिए, फिर एज्यूम कीजिए कि कैश ट्रांजेक्शन हो यदि डिटेल अनक्लियर हो, और एज्यूम कीजिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो यदि पार्टी नेम दिया हुआ हो, रिसीट या पेड वर्ड को यूज़ कीजिए कैश ट्रांजेक्शन के लिए, परचेज अकाउंट को यूज कर लीजिए गुड्स खरीदने के लिए, सेल्स अकाउंट को यूज़ कीजिए सेलिंग के लिए। ये सब नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक रूल है जनरल एंट्री के लिए, राइट। सेल्स रिटर्न को यूज़ कीजिए, रिटर्न इनवार्ड हो कस्टमर रिटर्न के लिए, परचेज रिटर्न को यूज़ कीजिए, रिटर्न आउटवार्ड हो सप्लायर रिटर्न के लिए, ठीक है। ओपनिंग एंट्री की बात करें तो क्लोज नॉमिनल अकाउंट बैलेंस को ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ईयर एंड में, और जो रियल और पर्सनल अकाउंट है उसे उसके अकाउंट बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री के माध्यम से। ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एट द ईयर एंड। अब हम लोग BRS की बात करते हैं तो BRS में क्या होता है कि चेक को हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं पेमेंट और रिसीट के लिए। बिजनेस जो है ऑपरेटिंग बैलेंस अकाउंट को यूज़ करता है। बैंक का जो अकाउंट बैलेंस होता है वो सिमिलर होता है कैश ऑन हैंड। अब देखिए कैश बुक में आपको ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो कैश बुक के अंदर एक बैंक कॉलम होता है बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, डेबिट कैश मतलब कि मनी कमिंग इन, क्रेडिट कैश मतलब कि मनी गोइंग आउट। कैश आपका रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, नियम आप लगा सकते हैं, राइट। अब देखिए ट्रांजैक्शन इन पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट बुक मेंटेन करता है कस्टमर के लिए, जिसमें पीरियोडिक स्टेटमेंट होता है और ट्रांजैक्शन जो है डिफरेंटली रिफ्लेक्ट हो सकता है टाइमिंग के कारण। क्या पासबुक कैश बुक का मिरर इमेज है? जनरली कैश बुक का जो डेबिट होता है वो पासबुक में क्रेडिट होता है और वाइस वर्सा। अमाउंट सेम रहेगा लेकिन टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है क्लियरेंस के कारण। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है जो कि पासबुक में अपीयर हो सकता है लेकिन हो सकता है कि कैश बुक में अपीयर ना हो जब तक आप अवेयर ना हो, समझ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो अब सवाल है कि कैशबुक और पासबुक का डिफरेंस होने का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में एरर आ जाए, टाइपो एरर आ जाए, रॉन्ग डेबिट क्रेडिट आ जाए। दूसरा कारण है टाइमिंग का डिफरेंस हो। तीसरा कारण है कि बैंक चार्ज करे और इंटरेस्ट जो है बैंक इंटरेस्ट चार्ज करे वो कैशबुक में इनिशियली रिफ्लेक्ट ना हो। तो अब देखिए इसमें कुछ सवाल आता है कि इसमें स्टेटमेंट यदि हमें बनाना है, बैंक BRS बनाना है तो सबसे पहले कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जहाँ पे हमें कैशबुक में चेंज ना करना पड़े। जैसे मान लीजिए कि हमने चेक इशू किया और प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसको हम लोग, अब देखिए चेक आपने इशू कर दिया तो कैशबुक में तो आपने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया होगा एज पर एक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है, पेमेंट के रूप में, लेकिन अभी तक पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो ये हमारे कैशबुक में चेंज को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसमें हमें कैशबुक में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन कलेक्ट नहीं किया, कैशबुक में तो आप पेमेंट के रूप में रिकॉर्ड कर लिए लेकिन आपके पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। आप कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जहाँ पे कैशबुक में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए बैंक का चार्ज है तो बैंक ने डेबिट कर लिया पासबुक में सर्विस के लिए, जैसे मान लीजिए चेक कलेक्शन सर्विस है तो बैंक ने उसके लिए डेबिट कर लिया तो आपको वहाँ चेंज करना पड़ेगा। सेविंग बैंक में इंटरेस्ट लगा है तो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कर लिया होगा, आपने नहीं किया होगा। ओवरड्राफ्ट में जो इंटरेस्ट है बैंक ने डेबिट कर लिया होगा पासबुक में, आपने नहीं किया। कलेक्शन में बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तो ये ट्रेडर की तरह रिकॉर्ड कर गया होगा कैशबुक में अपॉन नोटिफिकेशन। अब मान लीजिए कि पेमेंट बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये भी ट्रेडर रिकॉर्ड करेगा कैशबुक में अपॉन नोटिफिकेशन, समझ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो जहाँ पे हमें कैशबुक में
एंट्री करना पड़ता है। अब देखिए अब हम बात करें रिकॉन्सिलेशन को समझना। बैंक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं हम लोग रिकॉन्सिलेशन के लिए। रिकॉन्सिलेशन का मतलब ही होता है एक्यूरेसी को चेक करना। अब स्टेप क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको जो कैश बुक और पासबुक में अनमैच्ड एंट्री है उसे आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम लोग एडजस्टिंग बैंक बैलेंस बोलते हैं। फिर आपको कैश बुक में एरर को करेक्ट करना है, जो भी मिसिंग एंट्री है उसे रिकॉर्ड करना है पासबुक से कैश बुक में। तो बीआरएस क्या करता है कि आपके एडजस्टमेंट को रिकॉग्नाइज समराइज करता है ताकि आप एक्यूरेट कैश बैलेंस पे आ सकें। स्टेप 1 जो है एक्चुअल कैश बैलेंस नहीं होता है। स्टेप 2 स्टेप 3 एडजस्ट करता है कैश बुक बैलेंस को ताकि एडजस्टेड बैलेंस को मैच करे, ठीक है। और इसी रिकॉन्साइल्ड कैश बुक बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में ही यूज करते हैं। तो देखिए स्टेप क्या क्या होता है रिकॉन्सिलेशन का। तो आप सबसे पहले अनमैच एंट्री को देखिए, कैश बुक वर्सेस पासबुक में जो अनमैच एंट्री है उसे देखिए ताकि आप बैंक बैलेंस को एडजस्ट कर सकें। एरर को करेक्ट कीजिए कैश बुक में, जो हमारे मिसिंग एंट्री है पासबुक में उसको रिकॉर्ड कीजिए कैश बुक में, राइट। तो बीआरएस इन सभी एडजस्टमेंट को समराइज करेगा, ठीक है। अब देखिए रिकॉन्सिलेशन में पहला होता है कि आपने मैच किया, बैलेंस मैच किया, ए इक्वल टू बी किया, कुछ क्लेरिकल एरर होगा। जैसे मान लीजिए कि डेबिट एरर बढ़ गया, उसको हम लोग मतलब डेबिट एरर बढ़ा के जो है एरर को बैलेंस को करेक्ट करते हैं। डेबिट एरर घटा के हम लोग बैलेंस को करेक्ट करते हैं। कंप्यूटराइजेशन रिड्यूसेस एरर लाइक्लीहुड, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की बात करें तो डेबिट बैंक बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है। क्रेडिट कैश बुक बैलेंस है नेगेटिव होगा। इसका मैंने आपको ट्रिक समझाया था कैसे आप माइनस प्लस साइन से इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। अब उसके बाद रिकॉन्सिलेशन वर्कशीट की बात करें तो सेपरेट वर्कशीट को यूज़ कीजिए। बीआरएस की ज़रूरत क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। कैश बुक जो है डिपॉजिट विड्रॉल तब रिफ्लेक्ट करेगा जब वो होगा, बैंक तब रिफ्लेक्ट करेगा जब चेक क्लियर होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे बीआरएस बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कैश बुक और पासबुक समरी आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप कवर्ड पीरियड देखिए दोनों समरी का, कंपेयर कीजिए कैश बुक के डेबिट को पासबुक से क्रेडिट से। यदि पीरियड मैच करता है तो अनमैच एंट्री को देखिए, यदि पीरियड ही डिफर कर रहा है तो केवल मैच एंट्री को देखिए। अब कैश बुक बैलेंस को कैसे एडजस्ट किया जाए, रिकॉन्सिलेशन से पहले कैश बुक बैलेंस को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि मिसिंग बैंकिंग एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करना पड़े, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है। अब देखिए कॉमन कैश बुक एडजस्टमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि पेमेंट मेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक चार्ज एंड ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड मेड बाय बैंक, डिसऑनर्ड चेक डेबिट फ्रॉम द पासबुक, डायरेक्ट कस्टमर डिपॉजिट टू द ट्रेडिंग बैंक अकाउंट, एरर आइडेंटिफाई द कैश बुक। तो बीआरएस का एडवांटेज क्या होता है कि कैश बुक एंट्री का एक्यूरेसी पता चलता है, एरर को करेक्ट कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म होता है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। ये सभी बीआरएस का मेजर एडवांटेज है। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली लेजर अकाउंट को समराइज करने के लिए यूज होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग में। तो प्रत्येक डेबिट का कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट थ्योरेटिकली बैलेंस होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि हमारा एंडिंग बैलेंस का एक लिस्ट होता है सारे अकाउंट के लिए। लेजर में जितने भी अकाउंट है ना सभी का एंडिंग बैलेंस का एक लिस्ट होता है जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये हमारे बुक कीपिंग की एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है, इंश्योर करता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या हो बराबर हो। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, ट्रायल बैलेंस। यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर अकाउंट बैलेंस आएगा और क्या क्या आएगा, कैश और बैंक बैलेंस आएगा कैश बुक से। ये मैथमेटिकल एरर को देखता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में। इसको आप पीरियडिकली प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कितना अमाउंट हमने उधार लिया कस्टमर से, ठीक है, और सप्लायर से, इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ये फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन में सिंप्लीफाई करेगा। टाइप्स की बात करें, एक होता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर सारा अकाउंट बैलेंस आएगा बिना किसी एडजस्टमेंट का। एक होता है नेट ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट के बाद बनाया जाता है इसे, जैसे कि एक्रूवल और प्रीपेमेंट के बाद, ठीक है। यदि हमको ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बनाना है तो सिंपल सी बात है, टोटल डेबिट निकाल लीजिए, टोटल क्रेडिट निकाल लीजिए प्रत्येक लेजर अकाउंट से, टोटल कैश रिसीट और टोटल पेमेंट निकाल लीजिए कैश बुक से, ठीक है। लेजर अकाउंट, प्रत्येक लेजर अकाउंट का डेबिट क्रेडिट ले लीजिए, कैश बुक से टोटल कैश रिसीट कैश पेमेंट ले लीजिए, सारे लेजर अकाउंट को लिस्ट कर दीजिए, कैश रिलेटेड अकाउंट को लिस्ट कर लीजिए एक स्टेटमेंट में, कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट टोटल को प्रत्येक अकाउंट के लिए इंक्लूड कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि टोटल डेबिट कितना है, टोटल क्रेडिट कितना है एंटायर लिस्ट के लिए, इंश्योर कीजिए कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इसमें एरर कुछ आ सकती हैं, क्या क्या एरर आ सकती है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस थ्योरेटिकली बैलेंस होना चाहिए क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग है, तो एरर आ सकती है एक के कारण ट्रायल बैलेंस टैली ना करे, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो पहला एरर आता है हमारा क्लेरिकल एरर। तो एरर को दो तरह का एरर होता है, एक होता है क्लेरिकल एरर। जैसे मान लीजिए कि हम रिकॉर्ड करने के दौरान या ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के दौरान कुछ एरर कर दिए, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं एरर ऑफ ओमिशन में, यानी कि ट्रांजेक्शन को हम लोग इंटायरली या पार्टली छोड़ दें। एक होता है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आपने
कंप्लीट ओमिशन का मतलब ये होता है कि इंटायर ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड ना किया हो, इंटायर ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, ये हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। एक होता है पार्शियल ओमिशन, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन का एक हिस्सा को रिकॉर्ड आपने नहीं किया है, ये हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। देखिए यही सब होता है की पॉइंट्स, जो कि लास्ट मोमेंट में आपको हेल्प देगा। अब कैसे अफेक्ट नहीं करता है, कैसे अफेक्ट करता है, ये सब डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं आपको समराइज कर रहा हूँ फैक्ट को। दूसरा एरर आता है हमारा एरर ऑफ कमीशन, यानी हमने इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग किया है ट्रांजेक्शन का, या तो रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया है या पोस्टिंग साइड ही गलत है। फिर टोटलिंग एरर जो है ये भी हमारा एक एरर ऑफ कमीशन का पार्ट होता है, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों बैलेंसिंग एरर, हम मान लीजिए लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग एरर आ जाए। फिर एक आता है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर, दो या दो से ज़्यादा एरर जो कि एक्सीडेंटली एक दूसरे को ऑफसेट कर ले। एक आता है हमारा प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर क्या होता है कि हम मान लीजिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, उस कारण से एरर आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हम मशीनरी इंस्टॉल किया, अब हमने वेजेस को डेबिट कर दिया, हम फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं तो वहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये सभी ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट को टोटल अफेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ चार्ट दिया गया है, यदि एरर ऑफ ओमिशन होगा तो इसमें सबसे पहले क्लेरिकल एरर आएगा, तो कंप्लीट होगा तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यदि पार्शियल होगा तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये एरर ऑफ ओमिशन हो गया। उसके बाद अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए कॉम्पेंसेटिंग एरर होगा, इसका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। एरर ऑफ कमीशन होगा तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट करेगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, कौन ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर से रिकॉल कीजिए कौन कौन कर रहा है, ये देखिए पार्शियल वाला कर रहा है, ठीक है, और कमीशन वाला कर रहा है। कौन कौन नहीं कर रहा है, कंप्लीट ओमिशन नहीं कर रहा है, और कॉम्पेंसेटिंग एरर नहीं कर रहा है, और प्रिंसिपल एरर नहीं कर रहा है। तो कौन कर रहा है ये याद रखिए, ठीक है। पार्शियल वाला कर रहा है और कमीशन वाला कर रहा है। एरर को लोकेट करना, देखिए इसका स्टेप क्या होता है कि आप सब पहले डेबिट और क्रेडिट देखिए टोटल ट्रायल बैलेंस में, एक्यूरेसी वेरीफाई कीजिए कैश और बैंक बैलेंस का ट्रायल बैलेंस में। यदि डिफरेंस है तो आप डुप्लीकेट अमाउंट को देखिए, ठीक है, आप डुप्लीकेट डेबिट को देखिए डिफरेंस अमाउंट का, कहीं हो सकता है कि डबल दो बार डेबिट हो गया हो, राइट। और आप वैसे डेबिट एंट्री को चेक कीजिए जो कि क्रेडिट साइड में होना चाहिए, ठीक है, यानी हाफ द डिफरेंस अमाउंट। तो यदि कोई डिफरेंस आता है तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा। तो अब देखिए वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करना है, तो जो एरर केवल एक साइड के अकाउंट को अफेक्ट करेगा तो उसको आइडेंटिफाइड ट्रायल बैलेंस से पहले आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसको करेक्ट किया जाना है, कैसे किया जाएगा, तो इनकरेक्ट एंट्री को डायरेक्टली चेंज कर दीजिए लेजर में, कोई जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने 90 रुपये का रेंट दिया, उसको 900 पोस्ट कर दिया, तो ये हमारा वन साइडेड एरर है, ठीक है। तो ये ओवर स्टेटेड डेबिट है, तो क्या कीजिए सेल्स रेवेन्यू अंडर स्टेट हो गया है 100 रुपये से, तो ये सब एग्जांपल हैं। जैसे देखिए सेल्स रेवेन्यू अंडरस्टेट हो गया 100 रुपये से, तो अंडरस्टेट अमाउंट को क्रेडिट कर सही कर दीजिए। कस्टमर का पेमेंट जो 200 था उसके डेबिट साइड में पोस्ट हो गया, तो डेबिट को ये करेक्ट कर दीजिए। ये सभी हमारे वन साइडेड एरर के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। टू साइडेड एरर में क्या होता है कि हमारा दो साइड जो है ना, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट जो है इफेक्ट होता है, तो इसको करेक्ट करना है तो जनरल एंट्री डाल दीजिए जो कि रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेगा और करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। एक होता है हमारा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है दोस्तों कि इसको हम लोग टेम्प्रोरी प्लेसमेंट यदि करना है ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस का, तो सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो इसको क्रेडिट कब करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे यदि डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का हायर हो, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे यदि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड हायर हो। तो इसको यूज किया जाता है वन साइडेड एरर के लिए, और जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस के बाद आइडेंटिफाई किया गया हो। और सस्पेंस अकाउंट बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, यदि डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में, ठीक है। अब यदि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब बुक्स क्लोज हो जाए तब कैसे करेंगे, तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हो तो आप जनरल एंट्री के माध्यम से करेक्ट कर सकते हैं, और फाइनल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन किया जाएगा करेक्टेड बैलेंस के माध्यम से, ठीक है। अब कुछ अनकरेक्टेबल ऐसे ट्रायल बैलेंस जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बैलेंस शीट में, डेबिट एसेट और लायबिलिटी क्रेडिट, कस्टमर सप्लायर बैलेंस गो टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नॉमिनल एरर अकाउंट का एरर को एडजस्ट नहीं कर सकते अगले साल में, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज किया जाता है ऐसे एरर के लिए। अब कुछ ऐसा एरर आ जाए जिसका जो कि नॉमिनल अकाउंट का था उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते अगले साल में, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करते हैं। इसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए आपको। अब एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री की बात करें तो फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है ईयर एंड में, ताकि बिजनेस के रिजल्ट को शो कर सकें। एडजस्टिंग एंट्री कब किया जाता है, तो ये तो फाइनल अकाउंट हो गया। एडजस्टिंग एंट्री फाइनल अकाउंट बनाने से पहले किया जाता है ताकि इंश्योर करें सारा इनकम एक्सपेंस कंसीडर किया जाए। जो भी हमारे अनपेड एक्सपेंस है उसे रिकॉर्ड करेंगे, या अनरिसीव्ड इनकम है उसे रिकॉर्ड करेंगे, इससे हमें एक्यूरेट पिक्चर मिलेगा बिजनेस का। और क्लोजिंग एंट्री क्या होता है कि ईयर एंड में किया जाता है ताकि एक्सपेंस और इनकम अकाउंट को क्लोज कर सकें। डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो लॉन्ग लिव्ड एसेट के कॉस्ट है उसको स्प्रेड कर रहे हैं इसके यूजफुल लाइफ में। ये एसेट के वैल्यू को कम करता है ऑन द अकाउंटिंग बुक। डेप्रिसिएशन क्या करता है कि एसेट का वैल्यू कम करता है, पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का काउज क्या होता है, तो पहला काउज है वियर एंड टीयर,
द फर्स्ट कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वियर एंड टियर ऑब्सोलेसेंस, मतलब कि हमारे जी मान लीजिए कि हमारा जो है नया इन्वेंशन के कारण जो है वैल्यू कम हो जाए, या फ्लक्शन ऑफ टाइम, एसेट वैल्यू रिडक्शन हो जाए क्योंकि टाइम पास हो रहा है, एक्सीडेंट के कारण मार्केट वैल्यू चेंज आ जाए, राइट। तो ये सभी हमारे मेन कारण है डेप्रिसिएशन के। अब देखिए डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। तो नीड फॉर डेप्रिसिएशन क्या है कि हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन को करेक्ट करना है, तो हमें एसेट वैल्यू को जो हमारा एसेट वैल्यू रिडक्शन हो रहा है उसको अकाउंट करना है प्रॉफिट पर डिटरमाइन करने के लिए, राइट। एसेट वैल्यू भी तो कम हो रहा है, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे। रिप्लेसमेंट प्लानिंग, आप मान लीजिए कि हमें एसेट को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए एंटिसिपेट करेंगे प्लान कर बजट के लिए। फैक्टर क्या क्या होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, पहला होता है एसेट कॉस्ट, कि हमारा ओरिजिनल परचेज प्राइस क्या था, रेजिडुअल वैल्यू यानी सालेज वैल्यू कितना है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितना है। तो दो कॉमन मेथड होता है अकाउंटिंग एंट्री का, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर लीजिए, क्रेडिट कर लीजिए इस एसेट अकाउंट को। इससे क्या होगा कि आपका एसेट वैल्यू कम हो जाएगा बैलेंस शीट में, राइट। यानी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, जो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसे क्रेडिट कीजिए, और एसेट वैल्यूज कांस्टेंट रहेगा बैलेंस शीट में, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगा उसको हम लोग सेपरेटली शो करेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, यानी तो आप जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दीजिए, दोनों का बात बराबर है। डेप्रिसिएशन का दो मेथड होता है, एक होता है एसएलएम, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन का परसेंटेज फिक्स कर लिया है ओरिजिनल कॉस्ट पर ईयर, और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब कि आप एक डेप्रिसिएशन रेट को अप्लाई कर रहे हैं ऐसे डिक्लाइनिंग बुक वैल्यू में। तो इससे क्या होता है कि आपका हायर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है अर्लियर ईयर में। अब देखिए इसका मेथड्स की बात करें तो पहला होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि आप डेप्रिसिएशन को स्प्रेड करते हैं बेस्ड ऑन एसेट टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट यूनिट, ठीक है। और एक होता है हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये हायर डेप्रिसिएशन असाइन करता है अर्लियर ईयर में और एक डिक्लाइनिंग एसेट यूजफुलनेस को कंसीडर करते हुए, ठीक है। ये सभी डेप्रिसिएशन का मेथड है, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड। जैसे एसएलएम आपको यूज करना है तो ये मेथड क्या एज्यूम करता है कि आपका जो एनुअल डिक्रीज है ना वो एवन है, इक्वल है एसेट के वैल्यू में। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जैसे मशीन का कॉस्ट है 10,000 का, साल्वेज वैल्यू है 1,000 का, यूजफुल लाइफ है 5 साल का, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 1,000 अपॉन 5 साल यानी 1,800 रुपये पर ईयर। यदि हम रिटर्न डाउन वैल्यू की बात करें तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या करता है कि एक डेप्रिसिएशन रेट को अप्लाई करता है एसेट के डिक्लाइनिंग बुक वैल्यू में यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे क्या होगा कि हमारा अर्लियर ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन बराबर प्रीवियस ईयर वैल्यू इंटू डेप्रिसिएशन रेट। जैसे मान लीजिए एसेट का कॉस्ट है 20,000, डेप्रिसिएशन रेट है 20%, तो क्या करेंगे 20,000 का 20% निकाल लेंगे, समझे। तो पहला साल का डेप्रिसिएशन निकालेगा। अब जो हमारा निकला ना 20,000 से माइनस 16,000 फिर 20% लगाएंगे। तो एडवांटेज क्या है एसएलएम का, एडवांटेज ये है कि सिंपल है, आसान है समझना और कंसिस्टेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है थ्रू आउट द एसेट लाइफ। लेकिन डिसएडवांटेज ये है हमारा एसएलएम का, स्ट्रेट लाइन मेथड का, कि जो हमारा इंक्रीजिंग रिपेयर कॉस्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे जैसे एसेट का एज खत्म होगा तो रिपेयर कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए डेप्रिसिएशन जो लेटर स्टेज में होता है उसको अंडरस्टेट करता है। और यदि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDB मेथड के एडवांटेज की बात करें तो ये मेथड रिकॉग्नाइज करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और टैक्स रेगुलेशन को, और मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टैक्स रेगुलेशन का रिकॉग्नाइज मेथड है, और रफली बैलेंस करता है रिपेयर कॉस्ट ओवर द टाइम। और यहाँ पे देखिए एसेट नेवर फुल्ली डेप्रिसिएटेड टू जीरो वैल्यू इन द बुक, कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होगा, ये सबसे दिक्कत है। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है। यदि हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है बेस्ड ऑन एसेट यूजेस रेदर देन टाइम। एसेट को हम लोग कब तक यूज कर रहे हैं उस पर बेसिस पे, इसलिए नाम रखा गया है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो कि यूज के साथ डेप्रिसिएट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन मशीन है, उसके लिए ये मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, इसे एक्यूरेट डेप्रिसिएशन मेजर मिलता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि हमें डिटेल यूजेस रिकॉर्ड चाहिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है एज कम्पेयर टू सिंपल मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसका फॉर्मूला यदि हमें यूज़ करना है तो एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इंटू टोटल डेप्रिसिएबल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू। जैसे मशीन का कॉस्ट है 1 लाख का, साल्वेज वैल्यू है 10,000 का, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 10 लाख का, तो ईयर 1 यदि प्रोडक्शन हुआ 20,000 यूनिट का, तो डेप्रिसिएशन यदि आपको निकालना है तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ 2 लाख अपॉन टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना 10 लाख इंटू इस दोनों का माइनस कर लीजिए 90,000, ठीक है। तो ये आपको 18,000 जो है वो आपको दे देगा डेप्रिसिएशन। तो ये पता होना चाहिए कि कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, साल में कितना प्रोडक्शन हो सकता था, दोनों को डिवाइड कर दीजिए और फिर उसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए मशीन कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू से। यदि हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की बात करें तो ये हायर डेप्रिसिएशन असाइन करता है अर्लियर ईयर में,
जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि एसेट का यूजफुलनेस कम हो रहा है, और ये टैक्स बेनिफिट ऑफर करता है अर्ली ईयर ऑफ एसेट ऑनरशिप। इसका कैलकुलेशन यूज करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी डिजिट जो आपका एसेट का यूजफुल लाइफ है उसके डिजिट को जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 साल है तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 यानी 15 हो गया। प्रत्येक साल में एक फ्रैक्शन निकालिए यूजिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। नोमिनेटर में क्या डाल दीजिए, कितना यूजफुल लाइफ रिमेनिंग है, और सम फ्रॉम द स्टेप 1 एज द डिनोमिनेटर। जैसे 15 फिक्स रहेगा डिनोमिनेटर में, जैसे लेके मान लीजिए 1 साल है तो 5 साल यूजफुल है तो 5/15, दूसरा साल है तो 4 साल यूजफुल है तो 4/15, 3 साल है तो आपका 3 साल बचा है तो 3/15, ऐसे करके करना है। और फिर क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन रेट को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक साल में, ताकि आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाए। तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ये आपको याद रहेगा, राइट। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास कोई फिक्स एसेट है और सिंकिंग फंड है, उसका रिप्लेसमेंट। तो डेप्रिसिएशन के बारे में याद रखिए कि एक तरह का हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि ये इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये हमारा ओवर द ईयर स्प्रेड होता है। तो एसेट रिप्लेसमेंट के यदि आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत क्रूशियल है, ताकि इंश्योर करें फंड अवेलेबल हो। सिंकिंग फंड क्या होता है, एक मेथड होता है कि आप कैश को एक्यूमुलेट कीजिए एसेट को रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब पैसा आप जमा जोड़ते जाइए ताकि आप एसेट को रिप्लेस कर सकें। तो इसमें आप क्या होता है कि एक अमाउंट को सेट असाइड करते हैं जो कि आपका एनुअल डेप्रिसिएशन का रेट है, और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सिंकिंग फंड। तो जब भी एसेट को रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तो एक्यूमुलेटेड फंड को आप यूज कर सकते हैं परचेज के लिए। एक होता है हमारा एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो ये डेप्रिसिएशन से सिमिलर होता है, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट पे अप्लाई होता है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो इंटेंजिबल एसेट का लिमिटेड यूजफुल लाइफ होता है, और इसका वैल्यू ओवर द टाइम डिमिनिश होता है, ठीक है। तो एमोटाइजेशन क्या करता है कि इंटेंजिबल एसेट के वैल्यू को रिड्यूस करता है ऑन अकाउंटिंग बुक, राइट। एमोटाइजेशन रिड्यूसेस द इंटेंजिबल एसेट वैल्यू ऑन अकाउंटिंग बुक। तो हमारा IND-AS जो 38 है वो एमोटाइजेशन को डिफाइन करता है और इंटेंजिबल एसेट को डिफाइन करता है। आप इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल जैसे साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, और आप डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट ले सकते हैं नए प्रोसेस का, सिस्टम का, IPR ले सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो जो हमारा फाइनल अकाउंट है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसको प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस से। तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक्यूरेट फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकें। एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक एक्सपेंस का नेचर क्या है, फिर रेवेन्यू जनरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ड्यूरेशन क्या है बेनिफिट का। रिकरिंग एक्सपेंस में कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट एक्सपेंस आते हैं, रॉ मटेरियल का, सैलरीज का, रेंट का, ये सभी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस में का पार्ट होता है। मतलब कुछ हमारा फ्रीक्वेंट एक्सपेंस आता है ना, वो रिकरिंग एक्सपेंस, वो रेवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट होता है। कुछ हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे कार परचेज हो गया, ठीक है। अब एक ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि इसका जो बेनिफिट होता है वो मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड में एक्सटेंड होता है। जैसे आप मशीनरी खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो इसके अंदर टेंजिबल फिक्स एसेट भी आएगा और इंटेंजिबल एसेट भी आएगा। IND-AS 16 और IND-AS 38 दोनों आएगा, ठीक है। तो आप जैसे कुछ इनिशियल कॉस्ट होता है, जैसे कि परचेज प्राइस, टैक्स, ठीक है, ये सभी हमारे इनिशियल कॉस्ट क्या आता है, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट होंगे। कुछ सब्सिक्वेंट कॉस्ट है, मेजर रिप्लेसमेंट, इंस्पेक्शन, ये सभी हमारे कैपेक्स में आएंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय बेनिफिट है एसेट कंस्ट्रक्शन के लिए, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, प्रोफेशनल फी, फिर कुछ R&D मान लीजिए इंटेंजिबल एसेट का है। अब कौन कौन सा कॉस्ट है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएंगे वो देख लीजिए। जो हमारा डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट है, लेबर, कंज्यूमेबल, स्मॉल पार्ट कॉस्ट, जो हमारे नए फैसिलिटी को ओपन करने से हो, नए प्रोडक्ट लाने से हो, नए सर्विसेज लाने से हो, बिजनेस को रिलोकेट करना, बिजनेस को रिऑर्गेनाइज करना, ठीक है। कुछ हमारा सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल ओवरहेड है, ये सभी हमारे कैपेक्स के पार्ट नहीं होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे किया जाए, तो जब आप किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करते हैं ना, जैसे इंटेंजिबल एसेट भी इंक्लूडेड है, तो क्या एसेट अकाउंट को डेबिट कीजिए, जैसे सॉफ्टवेयर अकाउंट को डेबिट कीजिए, और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ABC जो है डिज़ाइन सॉफ्टवेयर परचेज कर रही है 2 लाख रुपए में एक चेक के माध्यम से, तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब देखिए एक चार्ट दिया गया है, टेबल दिया गया है, जहाँ पे आपको
कैपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताया गया है। अमाउंट की बात करें लार्ज होता है, यहाँ कम होता है। पर्पस की बात करें तो बिजनेस की कैपेसिटी को इंप्रूव करना, इन्हांस करना, फिक्स एसेट को मेंटेन करना। बेनिफिट की बात करें तो इसका ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग टर्म है, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म होता है। रेकरेंस की बात करें तो कैपेक्स जो है हमारा नॉन रेकरिंग होता है, रेवेन्यू हमारा रेकरिंग होता है। ठीक है, ये कैपेक्स को हम लोग बैलेंस शीट पे शो करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे शो करते हैं। अब आप रिसीट की बात करते हैं, एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट। रिसीट का मतलब कि हमारा सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम बिजनेस। जैसे मान लीजिए कि आप इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, या मान लीजिए कि फिक्स एसेट बेच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट टू बिल्डिंग कैपिटल एसेट का। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से रूट नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिसीट मतलब जहाँ से पैसा आने वाला है, और रेवेन्यू में रिसीट मतलब कि हमारा रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन ऑन रेवेन्यू। ठीक है, अब देखिए हम लोग बिल्स और प्रोमिसरी नोट की यदि हम बात करें तो जनरल को सब डिवाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन टाइप के लिए, जैसे बिल रिसेबल है या बिल पेबल है। ठीक है, अब यदि हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट की बात करें तो पहला क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रूशियल होता है बिजनेस में, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट जो है इस रिटर्न प्रूफ होता है इस क्रेडिट का। जैसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट की बात करें तो पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, दूसरा प्रोमिसरी नोट आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर होता है ड्रॉर से ड्रॉई को कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर देगा पेई को फ्यूचर डेट में। ये डिफाइन है सेक्शन 5 ऑफ द एनआई एक्ट। इसमें 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर क्या होता है, बिल इनिशिएट करता है यानी क्रेडिटर होता है उधार लेने वाला। ड्रॉई जो है बिल पे करेगा यानी डेटर होता है, और पेई क्या होता है, जो कि रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव द मनी। फिर देखिए जैसे मान लीजिए ए जो है बी को गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पे, तो ए बिल ड्रॉ करेगा बी पे जो कि उसे एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ए ड्रॉई भी है और पेई भी है, ड्रॉर भी है और पेई भी है। तो ड्रॉर और पेई बहुत जगह सेम होता है। ठीक है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, कैसे आप लिखेंगे, प्रॉमिसरी नोट एक रिटर्न प्रॉमिस होता है बायर के द्वारा कि वो सेलर को पे कर देगा एक सर्टेन सम ऑफ मनी स्पेसिफिक डेट में। इसमें 2 पार्टी होते हैं, एक होते हैं हमारे मेकर और एक होते हैं हमारे चेकर। ठीक है, 2 पार्टी आपको पता होना चाहिए, विच 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस पार्टिकुलर। ये मेकर यानी कि वो प्रॉमिस करते हैं पेमेंट का, पेई जो है रिसीव करते हैं पेमेंट को। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट डेटर के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए ड्रॉई के द्वारा, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। 3 पार्टी होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, 2 पार्टी होते हैं प्रॉमिसरी नोट में। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर बिल में आपको नोटरी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में नोटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक होता है बिल रिसेबल, एक होता है बिल पेबल। तो जो पार्टी एक्सपेक्ट कर रहा है बिल से पैसे को वो बिल रिसेबल कहलाएगा, और जो पार्टी उधार लिया है बिल पे उसको बिल्स पेबल कहते हैं, यानी लायबिलिटी होता है। जो अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को एक साथ ट्रीट करता है। चेक एक स्पेशल तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें स्पेसिफिक बैंक पे ड्रॉ किया जाएगा, पेबल डिमांड पे पेबल होगा, डेट होना जरूरी है, सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या अंतर है कि ड्रॉई कोई पर्सन होता है बीओई में, लेकिन बैंक होगा ड्रॉई पे चेक के केस में। एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है चेक में। ग्रेस पीरियड 3 दिन होता है मैच्योरिटी के बाद, और चेक में डिमांड पे पेबल होता है। स्टाम्पिंग रिक्वायरमेंट होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, स्टाम्पिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे चेक में। नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी होता है, लेकिन चेक में कोई नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी नहीं होता है। बिल का मैच्योरिटी की बात करें तो यदि आप बिल डिमांड पे नहीं करेंगे, साइट पे पेमेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन में पेमेंट है, तो मैच्योरिटी डेट में हम कैसे निकालते हैं, तो ग्रेस पीरियड 3 दिन का ऐड करते हैं बिल पीरियड में। जैसे मान लीजिए कि लेकिन मान लीजिए कि ड्यू डेट हॉलीडे के दिन है तो वो प्रीवियस वर्किंग डे के दिन पेबल होगा। अब कुछ टर्म्स है, जैसे होल्डर हो गया, तो होल्डर क्या होता है कि लीगली इंटाइटल होता है कि वो बिल को पेमेंट को रिसीव करेगा ड्यू डेट पे। एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये स्पेसिफिक कंडीशन मीट करता है क्लीन ऑनरशिप का हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। मान लीजिए बिल को हम कलेक्शन के लिए भेज दिए तो बैंक पेमेंट कलेक्ट करेगी होल्डर के बिहाफ में। बिल ऑनर करना मतलब ड्रॉई जो है बिल के अमाउंट को पे करेगा ड्यू डेट में। डिसऑनर करना, ड्रॉई नहीं पे कर पाया। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल यानी होल्डर तुरंत कैश रिसीव कर ले बैंक से, वो बिल को इंडोर्स कर ले मैच्योरिटी से पहले, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। बिल ट्रांजेक्शन में इंडोर्समेंट आता है, बिल को ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे पर्सन को, मतलब होल्डर क्या करता है कि बिल के पीछे साइन करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। बिल का रिटायरमेंट, जब भी कोई ड्रॉई जो है बिल के अमाउंट को पे कर दे ड्यू डेट से पहले, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। उस केस में उसको कुछ बेनिफिट भी दिया जाता है। रिन्यूएबल, जब भी ड्रॉई जो है ड्यू डेट पे पे ना कर पाए और पार्सल कैश पेमेंट करे, वहाँ पर रिन्यूएबल होगा। एकोमोडेशन बिल का मतलब कि एक बिल एक पार्टी ने एक्सेप्ट किया दूसरे के लिए। नोटरी पब्लिक, नोटिंग, प्रोटेस्ट, नोटिंग चार्ज, ये सब देख लीजिए।
ठीक है। बैंक अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सके। डबल एंट्री अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है। बैंक वाउचर सिस्टम को यूज़ करती है। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि फिजिकल वाउचर को यूज़ किया जाता था, लेकिन मॉडर्न सिस्टम स्टाफ को ट्रांजेक्शन डायरेक्टली इंटर करते हैं सिस्टम में। मैनुअल सिस्टम समझना इंपॉर्टेंट हो गया है स्टाफ के लिए। तो ये सभी पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट यूनिट 1 एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद।